नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान संशोधन विधेयक की। इस विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई है। ये विधेयक राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान को मजबूती प्रदान करेगा, शोध को महत्व देगा और देश की आवश्यकताओं को पूरी करेगा। साथ ही इसका उद्देश्य कई औषध संस्थाओं को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने, स्नातक स्तर की डिग्री को मंजूरी देना तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। जाहिर तौर पर औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान के लिहाज से यह विधेयक खासा महत्वपूर्ण है, इसलिए इस विधेयक के बारे में जानना समझना जरूरी है। मुद्दा आपका में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान संशोधन विधेयक पर चर्चा करेंगे और इसके विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा करने के लिए खास पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है, खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे आपका परिचय कराता हूं। डॉक्टर शशि बाला सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो निदेशक हैं NIPER हैदराबाद से। डॉक्टर शशि, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हमारे साथ ICMR के डॉक्टर रमन R गंगा खेड़कर जी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रमन जी, आपका भी स्वागत है। और साथ ही हम बात करेंगे जेनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के CEO डॉक्टर संजय सिंह जी से। डॉक्टर संजय सिंह जी, आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बात शशि जी से। डॉक्टर शशि, जो ये विधेयक संसद से पारित हुआ है, इसे आप कैसे देखती हैं? ये क्यों महत्वपूर्ण है विधेयक आपके लिहाज से? धन्यवाद। जो विधेयक है ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई इसमें जो डायमेंशंस हैं जो हमको देखने को मिलेंगी। पहला है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हमारे पहले 23 मेंबर थे, वो घटा के 12 कर दिए हैं जी, जिससे कि बड़ा फोकस रहेगा। जो डिसीजन मेकिंग, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एजुकेशन रिसर्च की। तो जब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के थ्रू ही सारे जो महत्वपूर्ण डिसीजन है वो होते हैं, तो इसमें फोकस रहेगा और इसकी मीटिंग जो 3 बार कराते हैं साल में, और ये हम इसको और अच्छी तरह कर पाएंगे और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो भी अच्छा रहेगा। दूसरा, एक एपेक्स काउंसिल की बात की गई है इस विधेयक में, जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये IIT के पैटर्न पे है। एपेक्स काउंसिल में जो चेयरपर्सन होंगे वो मंत्री जी होंगे और को चेयरपर्सन होंगे जो MOS होंगे, और फिर सारे BOG चेयरमैन उसमें होंगे, सारे डायरेक्टर्स होंगे और MPs भी होंगे और बहुत सारे लोग हैं। और इसमें जो क्या है, जो एपेक्स काउंसिल है वो सारे सातों नायपर को एक उनके ऊपर है जी। और वो सातों नायपर को स्ट्रीमलाइन करेंगे, सातों नायपर को एक जैसे स्टैंडर्डाइज करेंगे और जो भी डिसीजंस होंगे वो सातों नायपर के लिए बराबर होंगे। इससे जो है, जो डिस्पैरिटी है, कोई ज्यादा आगे जा रहा है कोई पीछे जा रहा है, वो सब बराबर हो जाएंगे और जिनको ज्यादा इम्पीटस मिलना चाहिए उनको ज्यादा इम्पीटस मिलेगा। तीसरा, जो इसका फायदा, जैसे आपने भी बताया, हम इस ऑर्डिनेंस के अंतर्गत अब हमको बी फार्मा कोर्स भी शुरू करना पड़ेगा। यही नहीं, इसमें और भी हमें बताया कि इंटीग्रेटेड PG PhD प्रोग्राम होंगे और हमें और भी जो है डिपार्टमेंट हमें खोलने पड़ेंगे, जैसे ट्रेडिशनल मेडिसिन का, नेचुरल प्रोडक्ट का, जो कि ये डिपार्टमेंट कुछ नायपर में है। अब ये इस विधेयक के अनुसार ये जो डिपार्टमेंट में सभी नायपर में खोलने पड़ेंगे। तो इससे क्या होगा, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन का डिपार्टमेंट है, इसको आयुष के साथ भी इसके साथ कुछ लिंकेजेस होंगे, जिससे कि आज जैसा आप जानते हैं आज का ऑल्टरनेटिव सिस्टम मेडिसिन का बहुत महत्वपूर्ण है। अलग इसका सेक्रेटरी है और हमने देखा है ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन जहां एलोपैथी नहीं पहुंच पाती रिमोट लोकेशंस में, वहां ये ट्रेडिशनल सिस्टम मेडिसिन पहुंच पा रहा है। तो इससे भी बहुत फायदा होगा। यही सब है, इससे जो होंगे डिसीजन मेकिंग फास्ट होगी। जो भी नए कुछ डिसीजंस होंगे उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होगा, जल्दी होगा। और इसमें एक और इस पॉलिसी में इसमें बात की गई है, इंटर नाइपर ट्रांसफर ऑफ फैकल्टी एंड डायरेक्टर्स ऑल्सो। सो जब मोबिलिटी बढ़ेगी तो उससे जो है ना डाइवर्सिटी बढ़ेगी, तो उससे फायदा ये होगा कि जो और लोग आएंगे और डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेके आएंगे दूसरे नाइपर में, उससे उसकी ग्रोथ बढ़ेगी। और जब जब आपके पास डाइवर्सिटी ज्यादा होती है तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। तो ये सब मुझे लगता है बहुत फायदा होने जी बिल्कुल। डॉक्टर शशि, जिस तरह से अगर मैं कहूँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए नए अनुसंधान हो रहे हैं, जिस प्रकार से चुनौतियां बढ़ रही हैं, उसको देखते हुए कह सकते हैं कि ये जो बिल सदन में आया है
सदन से पारित हुआ है, इसके अपने खास मायने हैं, लेकिन शोध और अनुसंधान पर खासा जोर इसमें दिया गया है। डॉक्टर रमन, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि बात इसमें शोध की है, अनुसंधान की है, शिक्षा को कैसे बढ़ाया जाए इस दृष्टि से उसका जिक्र है इसका। मुझे लगता है इसके दो ढंग के फायदे बहुत ज्यादा रहेंगे। सबसे पहला क्या है, आज तक हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जिसको हम बोलते हैं कि फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, आप दवाइयों के क्षेत्र में देखिए या वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में, हमारे यहाँ ना हम जो भी अभी ड्रग्स बना रहे हैं, उनमें नए ड्रग्स जो होते हैं, जो इनोवेटर बनाते हैं, उस किस्म के ड्रग्स हमारे यहाँ कम है। अब अभी तक तो सब ठीक हुआ कि जब तक ना ये पेटेंट के जो रूल्स थे जी, उनके हिसाब से हम ये जेनेरिक मैन्युफैक्चरिंग कर पा रहे थे। लेकिन अगर हमको यही पोजीशन बरकरार रखना है सारे दुनिया में कि हम सही मानों में फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बने, तो हमको रिसर्च पे जोर देना पड़ेगा। तो हमको नए किस्म के दवाइयां निकालना ये बहुत जरूरी है। कोविड में आपने देखा कि जैसे वैक्सीन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स अलग अलग चाहिए थे, वैसे ही अगर हमको लंबे समय तक अगर हमको अच्छे ढंग से अगर काम करना है, तो हमको रैपिड ड्रग डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स हमको चाहिए, क्योंकि नए नए किस्म की बीमारियां आएंगे, उसके खिलाफ हम कैसे लड़ेंगे, ये भी हमको सोचना पड़ेगा। और तीसरा, जैसा शशि बाला सिंह मैडम ने बताया कि एक तो आयुर्वेद के अंदर कई किस्म की दवाइयां हैं, लेकिन उन दवाइयों का जिस ढंग से रिसर्च होना चाहिए उसको बहुत गति मिल जाएगी अगर नाइपर के वैसी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कि जो इंस्टीट्यूशन की स्ट्रेंथ है सही ढंग से रिसर्च करना, एलोपैथिक रिसर्च के लिए जो हम बोले जाते हैं, वो सही ढंग का स्टैंडर्डाइजेशन करके उसमें से हम सही ढंग का अर्थ निकाल पाएंगे। ऐसे अगर करना है तो हमको ये इसका इम्पेटस ये आयुष की दवाइयां जो होती है उनके लिए भी अच्छा गिरेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम फार्मेसी का एजुकेशन सुधार डालें तो सुधारने से फायदा बहुत हो जाएगा। आपको दिखता है कि अपने यहाँ आज भी बहुत ज्यादा फार्मेसी के कोर्सेज चलाए जाते हैं। हर स्टोर के अंदर आपको एक फार्मासिस्ट दिखाई देता है, लेकिन उनका एजुकेशन कितना स्टैंडर्ड है ना, वो हमको उतना पता नहीं है। क्या सही मानों से हम ये कर पाएंगे कि उनका रेगुलेटरी स्ट्रक्चर सुधार सके, उनका ज्ञान सुधार सके, तो प्रैक्टिसेस भी सुधर जाएं और उससे भी लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा। ये करने के लिए मुझे लगता है इसको जो इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस जो पार्लियामेंट कंट्रोल करके बता रहे हैं, वैसे अगर बनाया जाए तो ये बहुत बड़ी ताकत बनेगी और कुछ ही सालों में हमको इसका फायदा पक्का दिखेगा, ऐसा मुझे लगता है। जी बिल्कुल। लेकिन इस पूरे जो बिल है इसको बाजार कैसे देख रहा है, जो फार्मा कंपनी है वो कैसे देख रही है इसको, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय करीब 10,000 से अधिक फार्मा कंपनी भारत में हैं और कई भारतीय कंपनियां विश्व में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तरह काम कर रही हैं। डॉक्टर संजय, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आप कैसे इस बिल को देख रहे हैं, जो फार्मा कंपनियां हैं वो कैसे इस बिल को देख रही हैं? धन्यवाद। अभी तक अगर हम फार्मा कंपनियों का इस बिल से एक जो सबसे बड़ा रिलेशनशिप उभर के आएगा कि जो हम मापदंड करते हैं, जो हम रेगुलेशन लगाते हैं दवाइयों को अप्रूव करने की, हमारे देश में कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनके तहत हमको रिसर्च करनी है और उनको हम एनालाइज करें अगर दवा की तरफ आगे ले जाने के लिए, खासकर अनुसंधान की तरफ, तो उसके लिए ये बिल एक मील का पत्थर साबित होगा। जी, कैसे? जैसे कि WHO है, उसका एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं कि वो किस तरह दवाइयों को पास करेंगे। उसी तरह हमारा US FDA है, उसी तरह EMEA है, उसी तरह ब्राजील में एनवीसा है। तो इस टाइप की तरह से ऑर्गेनाइजेशन है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बिल के बाद नाइपर एक ऐसी संस्था निकल के आएगी जहां पे इन चीजों पे बहुत संजीदा मंथन हो सकता है और हमको अपने लिए कैसे नियम बनाने हैं, कौन सी चीजें जरूरी हैं, कौन सी चीजें नहीं जरूरी हैं, क्योंकि हम एक बहुत बड़ा बॉक्स लेके अभी तक चल रहे हैं जो कि बहुत सालों से थोड़ा थोड़ा उसमें बदलाव हुआ है, लेकिन उसमें मूलभूत बदलाव की जरूरत है। और मुझे लगता है ये बिल और नाइपर की स्वायत्तता ये अपॉर्चुनिटी देगी कि हमारे देश में जो रेगुलेशंस हैं उन पे
दूसरे नजरिए से देखा जाए। पहली चीज जो हमारे लिए सुविधाजनक है, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड मानक के लिए सुविधाजनक है, उनका एक डिटेल विचार करके उस पे अगले 3 से 5 साल में नई पॉलिसीज, नई चीजें बनाई जाएं, नए रेगुलेशन की तरफ किया जाए। जो प्रेजेंट रेगुलेशन उसमें कौन सी कमियां हैं उनको दूर किया जाए, जो अच्छाइयां हैं उनको उभार के लाया जाए। तो इससे मुझे लगता है कि अब नाइपर एक, इस बिल के बाद नाइपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल जो है उस प्रोसेस में अदा करने जा रहा है। जी जी। डॉक्टर शशि जी, 4 फार्मा पार्क स्थापित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। ये जो फार्मा पार्क हैं, ये किस तरह के होंगे और इनका क्या उद्देश्य है इसके पीछे, स्थापित करने के पीछे? जो 4 फार्मा पार्क जो स्थापित हो रहे हैं, ये भी एक, जैसे कि हमने कोविड के टाइम में देखा, हमको ये सबको समझ आ गया कि फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड हिंदुस्तान है। उस टाइम 202 ड्रग जो है यहाँ से सप्लाई हुई हैं। अगर हमको ये और आगे ले जाना है, क्योंकि वक्त के साथ हमको ये जो एक्सपोर्ट और ज़्यादा होंगे, क्योंकि रिक्वायरमेंट ज़्यादा होंगी, और फिर धीरे धीरे हम क्या अभी जेनरिक ड्रग पे बहुत जोर देते हैं। हमारे हाई वॉल्यूम से लेकिन वैल्यू कम है, तो हम लोगों को हाई वॉल्यूम से लो वॉल्यूम और हाई वैल्यू के प्रोडक्ट भी लाने पड़ेंगे, जिसमें बायो फार्मास्यूटिकल्स आएंगे, बायोसिमिलर्स आएंगे, और जेनरिक ड्रग भी और मोर स्पेशलाइज, मोर कॉम्प्लेक्स जेनरिक ड्रग अगर हम अपने यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे तो उसका और रेवेन्यू जनरेट होगा और प्रॉस्पेरिटी जो है हिंदुस्तान की और बढ़ेगी। और यही नहीं, कुछ नाइपर का मुझे एक बहुत अहम रोल इन सब में नजर आता है। जो ये फार्मा पार्क है, जो भी अभी भी जितनी भी इंडस्ट्री है हिंदुस्तान में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री 3000 के करीब बताते हैं जी। मैं जितने भी हमारे जो नाइपर मोहाली उस कोई 20 साल पहले स्थापित हुआ, और जो 6 नाइपर है वो कोई 10-12 साल पहले से स्थापित हुए हैं। इनके जो हम ह्यूमन रिसोर्स जो है, आपको ये जान के खुशी होगी कि हमारा जितने भी नाइपर है सबका 100% प्लेसमेंट हो जाता है, और ये इंडस्ट्री में चले जाते हैं सारे बच्चे। अब हमारा इसके बाद अब उद्देश्य ये है, इस विधेयक में ये भी एक है कि हमको जो है कुछ और इंडस्ट्री रेडी जो है कोर्सेज लाने पड़ेंगे, ब्रिजेस कोर्सेज करने पड़ेंगे, और हमको ये भी इसमें और जो हमें करना पड़ेगा, कुछ हमें शॉर्ट सर्टिफिकेट कोर्सेज करने पड़ेंगे, जिससे कि हम लोग जो फार्मा इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है ह्यूमन रिसोर्स की, हम नाइपर भी उसमें बहुत बड़ा योगदान दे सकें। जी बिल्कुल, नाइपर की अपनी एक बड़ी भूमिका है। लेकिन अगर डॉक्टर रमन, मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूं, जो मैंने महसूस किया है, जो आम तौर पर बात कही जाती है कि अगर किसी फार्मा कंपनी से आप बात कीजिए तो शोध अनुसंधान की बात होती है, क्योंकि बड़ी फार्मा कंपनियों के पास अपने अनुसंधान केंद्र होते हैं, किंतु जो छोटी फार्मा कंपनियां हैं उनके पास ऐसी सुविधा नहीं होती। क्या इससे वो समाधान हो पाएगा? नहीं, जैसे जब अब आप जो फार्मा पार्क बनाएंगे जी, वो फार्मा पार्क के अंदर कॉमनली शेयर्ड जो फैसिलिटीज होते हैं उसका भी जिक्र हो जाएगा। जैसे आपने देखा, जैसे हम बार बार बोलते हैं वो कोवैक्सीन या जाइडस की जो वैक्सीन थी, उसके एनिमल के जो स्टडीज हुए हैं वो आईसीएमआर के एनआईवी में हुए ना। उस किस्म का जो अप्रोच है, आज हम एपीआई मैन्युफैक्चरिंग में जहां जहां भी हमको ऐसे खामियां दिखेंगे, उस किस्म की खामियों को कम करने के लिए ये इनोवेटर ड्रग्स जो बनाते हैं, उसमें भी जैसा आपने वैक्सीन के बारे में जैसे सुना, उसी किस्म का हिसाब ये ड्रग्स में भी होता है, ड्रग डेवलपमेंट में। तो उनमें जो हर चीज चाहिए, उसके लिए जो भी कमी ये इंडस्ट्री को लगती है, उसको वहां से शेयर करना ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने भारत सरकार का एक धोरण देखा, उन्होंने प्रोडक्टिविटी लिंक इंसेंटिव देना शुरू कर दिया फार्मा कंपनीज के लिए जी। लेकिन सिर्फ फार्मा कंपनीज को प्रोडक्टिविटी लिंक आपको अगर इंसेंटिव देना है, तो उसके साथ में सरकार जो भी उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो भी लगेगा, उसके लिए भी कोई योजना बनाना चाहिए। उस हिसाब से शायद ये कदम बहुत आगे चलेगा और उससे बहुत फायदा हो जाएगा। ये तो अभी अभी शुरुआत है। कोई भी चीज जब नए सिरे से जोर लगा के, यानी उसको प्रोमिनेंस दे के जब सरकार लीड करती है, तो उसके पीछे एक भावना होती है कि नाइपर आगे चल के
ये बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करेगा कि ये मैं सारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को, मैं सारे जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं या मोनोक्लोनल्स जो बायोलॉजिक्स बनाते हैं, उनको मैं किस ढंग से कुछ जो क्रिटिकल सेवाएं दे पाऊं, उससे ये लोग बहुत आगे बढ़ जाए। ये कॉम्प्लीमेंट्री रोल ना अदा करने के लिए शायद ये बहुत बड़ा स्टेप है। जी बिल्कुल। डॉक्टर संजय, अगर मैं इस बिल की बात करूं तो इस बिल का एक भाव मुझे जो समझ में आता है वो ये आता है कि दवा के क्षेत्र में, फार्मा के क्षेत्र में भारत कैसे आत्मनिर्भर बने, इस दिशा में भी इसमें बहुत कुछ जिक्र किया गया है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपने संबोधन में इस बात को कहा भी कि दूसरे देशों से आयात की जाने वाली 51 सक्रिय दवा सामग्री अपने देश में बने, इसके लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। आत्मनिर्भर भारत बने फार्मा के क्षेत्र में, इसको आप कितना महत्वपूर्ण समझ रहे हैं इस बिल के जरिए? देखिए, हमारी आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए सबसे जरूरी है कि क्या हमारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निराकरण हम स्वयं कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। उसमें हेल्थ भी एक चीज है। हेल्थ के विषय में अभी तक ये हुआ है कि भारत का जो प्रयास रहा, भारत की इंडस्ट्री का प्रयास रहा, वो जेनरिक मेडिसिन पर रहा। लेकिन जेनरिक मेडिसिन हम तभी बना पाते हैं पेटेंट्स लाने के बाद जब उनका पेटेंट खत्म हो चुका होता है, तो वो 20 साल पुरानी होती है जी। तो हमको आज के लिए मोस्ट मॉडर्न बनाने के लिए, ग्लोबली compete करने के लिए, स्पेशली वैल्यू टर्म्स में, क्योंकि वॉल्यूम टर्म में हम करीब 35% 40% दवाएं बनाते हैं, लेकिन वैल्यू टर्म में हम शायद 10% के नीचे रह जाते हैं। तो इनोवेशन बहुत जरूरी है और वो इनोवेशन के लिए रेगुलेशंस हैंडल करना होना बहुत जरूरी है। और शायद इस बिल के माध्यम से वो रेगुलेशन हमारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज, नाइपर में का जो बेसिकली इम्पोर्टेंस है इस बिल के माध्यम से, वो बनना तैयार होगा। तो पहली चीज नाइपर फोकस कर सकता है कि हमारे देश की नीड क्या है। अगर उन इनोवेशन में हम सक्सेसफुल हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल आज के दिन टीबी है, टीबी के अगर हम वैक्सीन बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो पूरी दुनिया में इस वैक्सीन की जरूरत है। तो हम अपने एक्सपेरिमेंटेशन, अपने इनोवेशन करके हम सबसे बेहतर प्रोडक्ट बनाएं, जहां पे नाइपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करे, और उसके बाद फिर उसको हम पूरी दुनिया में ले जाएं। तो आत्मनिर्भर तो एक चीज है, आत्मनिर्भर के साथ साथ हम और भी मानवता की मदद कर सके, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो शायद ये इस बिल के माध्यम से जो स्वायत्तता दी जा रही है नाइपर्स को, इन टर्म ऑफ एजुकेशन, इन टर्म ऑफ रिसर्च, इन टर्म ऑफ डिग्री गिवन, इन टर्म ऑफ मेकिंग रेगुलेशन, ये सभी मिक्स होके मुझे इस बिल से फायदा दिखाई पड़ रहा है। जी फिर बहुत मील का पत्थर साबित होगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर शशि, आप कैसे देखती हैं, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत खासतौर से फार्मा के क्षेत्र में एक बड़ा लक्ष्य है प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि जिस प्रकार की चुनौतियां कोविड के समय में खड़ी हुई हैं और देश ने 2 वैक्सीन बनाकर दुनिया को एक संदेश भी दिया, पॉजिटिव संदेश भी दिया कि भारत अपने साथ साथ दूसरों की मदद भी कर सकता है। आप कैसे देखती हैं आत्मनिर्भरता के इस पहलू को? मुझे लगता है कि जो ये विधेयक है, ये जो पारित हुआ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये एक दिशा में इसको आत्मनिर्भर भारत की तरफ ही ले जाता है, फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में। क्योंकि जो ये नाइपर्स है, इसमें 2 चीजें हैं, एजुकेशन एंड रिसर्च। जी। एजुकेशन से हम ट्रेन ह्यूमन रिसोर्स देते हैं और रिसर्च से हम लोग रिसर्च करके, स्पेशली जो बड़ी इंडस्ट्री में मैं सहमत हूँ, जैसा एक प्रवक्ता ने बताया कि बड़ी इंडस्ट्री का उनका रिसर्च सेटअप बहुत अच्छा है। हम लोग मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को फोकस करते हैं क्योंकि उनकी रिसर्च, उनका जो सेटअप इतना अच्छा नहीं है। हमने इंडस्ट्री के साथ बहुत कनेक्ट किया है। हमारे पास अब हम कई इंडस्ट्री के साथ काम करेंगे, छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, R&D प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हम हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स है उसको ठीक से आसानी से सुलझा सकते हैं, लेकिन उनके लिए वो अपने लेवल पे सुलझाना मुश्किल है। तो ये जो हमको ये विधेयक है, इसमें जो जितनी सारी हमको इन टर्म्स ऑफ जो फाइनेंसेस है, वो सब जो हमें बहुत सारा कुछ आगे मिलने वाला है। इससे मुझे लगता है हमारी R&D सेंटर और मजबूत होंगे और स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज होंगी, और यही नहीं, हम और MSMEs को अपने साथ कनेक्ट कर पाएंगे। अगर हम MSMEs को कनेक्ट कर पाए, उनके R&D सॉल्यूशंस थ्रू हमारी रिसर्च से अगर
वो समाधान निकल सके, ये एक बहुत बड़ा एक जी डायरेक्शन होगी, जिससे कि ये आत्मनिर्भरता की तरफ हमको ले जाएगी। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि जो ये विधेयक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत सही टाइम पर हमारे पास हमको मिला है, और इससे आत्मनिर्भरता की दिशा में हम एक बहुत बड़ा कदम है। जी बिल्कुल डॉक्टर रमन, लेकिन इस बिल में एक बात जो बहुत खास तौर पे फोकस की गई है वो है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को युक्ति संगत बनाना। ये कितना जरूरी था? हालांकि डॉक्टर शशि ने शुरू में इसकी तरफ थोड़ा संकेत किया है। किस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही थी और ये करना, इसे युक्ति संगत बनाना क्यों जरूरी था? इसके बारे में मैं तो डिटेल बहुत कुछ बोल पाऊंगा ऐसे नहीं है, क्योंकि मैं नाइपर के इसमें नहीं हूँ जी लेकिन मैं कुछ चीजें बोल सकता हूँ जी कि जनरली क्या होता है, बोर्ड अगर बहुत बड़ा रहा ना तो उसका पुश और पुल जो रहता है ना वो अलग अलग डायरेक्शंस में चलता है। एक यूनानिमस डिसीजन लेना भी उतना ही कठिन हो जाता है। जब हम संख्या कम करते हैं तो उसका फायदा क्या होता है, वो थोड़ा जैसे इंग्लिश में बोलते हैं लीन और मीन मशीन्स हो जाते हैं ना, उसको उसके तरफ ध्यान रखना ये आसान हो जाता है कि वो सही में आउटकम्स के तरफ कैसे लेके जाएगा और उसका फायदा हमको क्या दिख रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात होती है कि जो डिसीजन मेकिंग होता है उसको कम समय लगता है। आप सिर्फ ऐसे भी आप सोचे कि 23 मेंबर्स जो पुराने रहा करते थे वो कोरम के लिए डेट भी आप मांगे तो उसको टाइम लगता है क्योंकि हर एक को वो डेट भी सूट नहीं होगी। तो वो जो बदलाव लाए हैं ऑपरेशनल फंक्शनिंग में, शायद मैडम अच्छे ढंग से बता पाए, जी लेकिन वो बहुत जरूरी होता है क्योंकि आप स्ट्रक्चर तो बनाते हैं, स्ट्रक्चर को फुल्ली फंक्शनल कैसे बनाए उसके लिए जो बदलाव लाना है वो लाना बहुत जरूरी होता है। जी बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर शशि से मैं समझूंगा इस बात को, लेकिन डॉक्टर संजय, पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का जो मुद्दा है, मैं इसलिए समझना चाह रहा हूं क्योंकि इसको लेके कुछ विपक्षी सदस्यों ने सवाल उठाए हैं चर्चा के दौरान। आप कैसे देखते हैं? मैं नाइपर की तो नहीं, लेकिन कुछ और सरकारी संस्थाओं के जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है कुछ में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में मैं रहा हूँ, कुछ में हूँ इस समय। ये एक बहुत ही संजीदा फैसला सरकार ने किया है। हम लोग एक बड़ी कंपनी चलाते हैं, हमारे जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, बोर्ड मेंबर्स हैं, वो उसकी संख्या 10 है। 23 बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को लाना, उनको समझाना, उनसे उनके विचार रखना और साल में 3 से 4 बार ये होना, ये अपने आप में थोड़ा बड़ा नंबर है। दूसरी चीज है कि हम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स क्यों रखते हैं? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इसलिए रखते हैं कि वो एक हमारी लगभग सर्वोच्च संस्था है जो हमारे कार्य प्रणाली को समय समय अनुसार देखती है, कार्य प्रणाली को सही करने का प्रयास में अपने सुझाव देती है। हमारे बहुत सारे फाइनेंशियल और जो रेगुलेटरी चीजें हैं उनको साइन ऑफ उनका होता है। अगले साल, अगले 5 साल की जो दिशा निर्देशन है उसको डायरेक्टर को के साथ मिलकर काम करती है। तो 23 लोगों का बोर्ड थोड़ा ज्यादा बड़ा बोर्ड हो गया एक छोटा सा इंस्टीट्यूट चलाने के लिए। तो मेरे हिसाब से ये सरकार ने अच्छा किया है और इसका बड़ा बहुत मतलब है, क्योंकि जो भी लोग वहाँ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पे बैठे हों उनकी भी वही जिम्मेवारी होती है जो हमारे डॉक्टर शशि बाला सिंह की है, उनकी भी बराबर की जिम्मेवारी होती है इंस्टीट्यूट को दिशा निर्देशन करने में। तो 23 नंबर से अगर 12 नंबर किया है तो ये बहुत ही उचित फैसला है और हम इसका पूरा समर्थन करते हैं। जी डॉक्टर शशि, सलाहकार परिषद की स्थापना, परिषद एक केंद्रीय निकाय के रूप में काम करेगी, ये क्यों जरूरी था? अगर बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की हम बात कर रहे हैं, सलाहकार परिषद की बात कर रहे हैं, और इस बदलाव से कितना बड़ा असर पड़ने वाला है? अच्छा, ये जो एपेक्स काउंसिल है ये बहुत जरूरी है और ये आईआईटी पैटर्न पे बना है। आईआईटी आईएसआरएस में भी एपेक्स काउंसिल है। उससे क्या होगा, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है वो हर नाइपर का अलग अलग है, ये अलग अलग अपने फैसले लेंगे, लेकिन यूनिफॉर्मिटी भी होनी चाहिए। सारे नाइपर एक ही अम्ब्रेला में आते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स में आते हैं। तो सातों नाइपर में ब्रॉडली ये सब एक जैसे होने चाहिए, इसलिए एपेक्स काउंसिल की बहुत आवश्यकता थी। और एपेक्स काउंसिल में क्या होगा कि
ये जो स्पेशली जो हमारा जो सारा ग्रांट इन एड है वो डीओपी से आता है, मिनिस्ट्री से आता है, और वो एपेक्स काउंसिल में कई चीजें जो रैशनलाइज हो जाएंगी, स्टैंडर्डाइज हो जाएंगी। इसलिए एपेक्स काउंसिल की बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मिनिस्टर जो है वो उनके चेयरपर्सन है और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इसके को चेयरपर्सन है, और सारे इसमें बीओजी चेयरमैन भी है। तो जो भी डिफरेंट नायपर में हो रहा है उस टेबल पे जब सब इकट्ठा बैठेंगे तो बड़ा एक दूसरे से बात करके सारे नायपर जो है एक ही दिशा निर्देश होगा और एक ही डायरेक्शन में चलेंगे, जिसमें डायरेक्शन सबका मैंडेट एक है लेकिन कुछ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सबके अलग अलग हैं। इसीलिए ये जो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नायपर है, ये जो एपेक्स काउंसिल इसमें इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और इसमें बहुत तरह के बड़े बड़े अलग अलग जगह से लोग हैं। इसमें कुछ एमपीज भी होंगे, कुछ सेक्रेटरीज भी होंगे, और फिर उसमें सारे डायरेक्टर्स भी हैं नायपर को। तो ये एक बहुत बड़ी हाईएस्ट लेवल बॉडी है जो कि दिशा निर्देश देगी सारे नायपर्स। जी, जाहिर सी बात है, क्योंकि सवाल राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान का है, इसलिए सरकार चाहती है कि इस विधेयक के जरिए देश में बात चाहे औषधि शिक्षा की हो या अनुसंधान की हो, उसे एक गति मिले, नए शोध हों, शिक्षा का स्तर भी ऊपर उठे, ताकि भारत फार्मा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। डॉक्टर शशि, डॉक्टर रमन और डॉक्टर संजय जी, आपने हमसे बात की। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।